कहानी राह मिल गई। सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भर रही थी, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं होने दिया था। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, न कि रूप को देखकर। इसीलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेन जीजाजी और उसका ये भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सांवले रंग और छोटे कद का मजाक बनाने लगे, तो ऋतु से सहन नहीं हुआ था और वह उन्हें टोक बैठी थी। कोई आप लोगों को मोटा और चश्मिश कहे तो आपको कैसा लगेगा? सामान से लदे थैलों के साथ ऋतु हौंफने लगी थी, लेकिन रिक्शा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर ऋतु पास ही के एक रेस्तरां में घुस गई और एक ठंडी लस्सी ऑर्डर कर दी। काउंटर पर गरम गरम समोसे निकलते देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने 2 समोसे भी ऑर्डर कर दिए। अपनी थुलथुल काया और थैले संभालती वह एक कोने वाली सीट की ओर बढ़ गई। एक टेबल के पास से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उस पर बैठा स्मार्ट सा नवयुवक उसे बहुत ध्यान से देखे जा रहा था। लेकिन ऋतु को नहीं लगा कि वह उसे जानती है और ऐसी बेडौल होती काया पर कोई लाइन मारेगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए वह इत्मीनान से घर फोन कर आया से बेबी के बारे में पूछने लगी। ये जानकर कि बेबी अभी तक सोई हुई है, उसने संतोष की सांस ली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसी नवयुवक को अपने इतने समीप पाकर ऋतु चौंक उठी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। युवक कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। मैं अंकित हूँ, आपके नरेन जीजाजी का छोटा भाई। आपकी सीमा दीदी की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, याद आया। अंकित नाम है न तुम्हारा? और तुम B.Com ऑनर्स कर रहे थे, पर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। मैं क्या, कोई भी तुम्हें एक बार में नहीं पहचानेगा। आप भी तो कितना बदल गई हैं। खैर, इंडियन लेडीज में शादी के बाद ये बदलाव तो आता ही है। अंकित का मंतव्य समझ ऋतु झेप गई थी। अपनी थुलथुल होती काया पर उसे इससे ज्यादा शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बरबस ही उसे ख्याल आ गया कितनी कमनीय और सुडौल काया थी उसकी। सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भर रही थीं, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं होने दिया था। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, न कि रूप को देखकर। इसीलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेन जीजाजी और उसका ये भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सांवले रंग और छोटे कद का मजाक बनाने लगे, तो ऋतु से सहन नहीं हुआ था और वह उन्हें टोक बैठी थी। कोई आप लोगों को मोटा और चश्मिश कहे तो आपको कैसा लगेगा? ऋतु के तेवर देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया था। ऋतु को भी अफसोस हुआ था कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वेटर दोनों के ऑर्डर रख गया था। अंकित ने जूस मंगाया था। सामने रखे समोसे जिन्हें देखकर ऋतु के मुंह में कुछ देर पूर्व पानी आ गया था, अब उसे मुंह चिढ़ाते प्रतीत हो रहे थे। उस दिन उसने दोनों भाइयों को संतुलित देहयष्टि पर कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देखिए, रूप रंग सब भगवान देता है, इसलिए उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। हमारे हाथ में है अपनी काया को स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक बनाना। अपने गुणों को इतना उभारना कि ये कमजोरियां उसमें छुप जाएं। आपके समोसे ठंडे हो रहे हैं। अंकित ने चेताया तो पुरानी बातें याद कर ऋतु के चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी के बादल मंडराने लगे। अंकित ने शायद उसकी मनस्थिति भांप ली थी। अरे, आप शर्मिंदा मत होइए। मैं तो बल्कि पुरानी उन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ये बदला हुआ रूप रंग आपकी उसी समझाइश की बदौलत ही तो है। मैंने वर्कआउट और संयमित खानपान से ये संतुलित देहयष्टि हासिल की है। मुझे मिस्टर राजस्थान का खिताब भी मिल चुका है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। अब आगे की क्या योजना है? ऋतु ने एक समोसा खत्म कर दूसरा अंकित के आगे बढ़ा दिया। नहीं, ये सब अभी बंद कर रखा है। मैं दरअसल यहाँ महानगरी में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। ईश्वर करे तुम्हें खूब कामयाबी हासिल हो। नरेन जीजू कैसे हैं? वे तो अब भी वैसे ही हैं। आपकी समझाइश उन्होंने उसी वक्त एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी थी। खैर, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे पापा मम्मी तो नहीं चाहते थे कि मैं इन सब मॉडलिंग आदि के पचेड़ों में पड़ूं। हमारा अपना खानदानी व्यवसाय है। वे चाहते हैं मैं उसे संभालूं, पर मैं सोचता हूँ इधर भी भाग्य आजमा लूं। पाँव नहीं जमा पाया तो वह सब तो करना ही है। वह भी ठीक है। ऋतु का मोबाइल बजने लगा था। ओह, बेबी उठ गई है। मुझे निकलना होगा। ऋतु उठकर सामान आदि समेटने लगी थी। काश अब तो रिक्शा मिल जाए। मेरे पास गाड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ। अंकित ने आगे बढ़कर उसका सामान उठा लिया तो ऋतु मना नहीं कर पाए और मुस्कुराती हुई उसके साथ चल पड़ी।
घर पहुंचकर ऋतु ने अंकित को धन्यवाद दिया और कॉफी के लिए आग्रह किया। आज तो नहीं, पर एक दिन आऊंगा जरूर, अब तो घर भी देख लिया है। कॉफी उधार रहेगी। अंकित लौट गया था, पर ऋतु के दिल की सोई तार छेड़ गया था। अब दिन में फ्री होने पर वह अक्सर पुराने एल्बम लेकर बैठ जाती। अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर आहें भरती रहती। इससे भी मन नहीं भरता तो संदूक खोलकर पुराने ड्रेसेस टटोलने लगती, जिनमें समाकर कभी उसकी कमनीय काया खिल उठती थी। उसे याद आया, सहेलियां कहती थीं इस ड्रेस को पहनने से तेरी नहीं, इस ड्रेस की शोभा बढ़ गई है। कपड़े सहेज कर रखते ऋतु के चेहरे पर यह सब याद कर मायूसी पसर जाती थी, जिससे फिर वह चाहकर भी उबर नहीं पाती थी। आखिर एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुरानी देहयष्टि पाकर ही रहेगी। ऋतु की दिनचर्या में आया बदलाव गौर करने लायक था। सवेरे बेबी के उठने से पहले वह 2 घंटे जॉगिंग कर आती। उसके बाद डायटिशियन द्वारा बताया गया उबला या भाप में पकाया हुआ खाना खाती। शाम को फिर हल्का वर्कआउट। 4 दिन बीतते बीतते ऋतु का जोश ठंडा पड़ने लगा था। पूरे दिन बदनदर्द और कमजोरी के एहसास ने उसके चेहरे को निस्तेज कर डाला था। पति गौरव से ये सब नहीं देखा गया। ऋतु, तुम जैसी हो ठीक हो, मुझे तुम ऐसे भी पसंद हो। ये डाइटिंग वर्कआउट तुम्हारे बस की बात नहीं है। वजन तो कम होगा नहीं, व्यर्थ ही और बीमारियों को न्योता दे बैठोगी। लेकिन पति की समझाइश ने आग में घी का काम किया। ऋतु ने निश्चय कर लिया कि वह सबको गलत सिद्ध करके दिखाएगी। आखिर इंसान को कुछ तो अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। वह दोगुने जोश से अपने अभियान में जुट गई थी। 4-6 महीने बीतते बीतते परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा था। ऋतु दर्पण में खुद को निहारती और खुद पर ही मोहित हो उठती। लोगों की आंखों में अपने प्रति प्रशंसा के भाव उसे लुभाते। मन ही मन वह अंकित को धन्यवाद देती, जिसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। यदि अब अंकित उसे देखे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ऋतु सोचती और मन ही मन उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर फूली नहीं समाती। सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भरती थीं, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं होने दिया था। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, न कि रूप को देखकर। इसीलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेन जीजाजी और उसका ये भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सांवले रंग और छोटे कद का मजाक बनाने लगे तो ऋतु से सहन नहीं हुआ था और वह उन्हें टोक बैठी थी। कोई आप लोगों को मोटा और चश्मिश कहे तो आपको कैसा लगेगा। सामान से लदे थैलों के साथ ऋतु हौंफने लगी थी, लेकिन रिक्शा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर ऋतु पास ही के एक रेस्तरां में घुस गई और एक ठंडी लस्सी ऑर्डर कर दी। काउंटर पर गरम गरम समोसे निकलते देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने 2 समोसे भी ऑर्डर कर दिए। अपनी थुलथुल काया और थैले संभालती वह एक कोने वाली सीट की ओर बढ़ गई। एक टेबल के पास से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उस पर बैठा स्मार्ट सा नवयुवक उसे बहुत ध्यान से देखे जा रहा था। लेकिन ऋतु को नहीं लगा कि वह उसे जानती है और ऐसी बेडौल होती काया पर कोई लाइन मारेगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए वह इत्मीनान से घर फोन कर आया से बेबी के बारे में पूछने लगी। ये जानकर कि बेबी अभी तक सोई हुई है उसने संतोष की सांस ली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसी नवयुवक को अपने इतने समीप पाकर ऋतु चौंक उठी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। युवक कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। मैं अंकित हूँ, आपके नरेन जीजाजी का छोटा भाई। आपकी सीमा दीदी की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, याद आया। अंकित नाम है न तुम्हारा? और तुम B.Com ऑनर्स कर रहे थे, पर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। मैं क्या, कोई भी तुम्हें एक बार में नहीं पहचानेगा। आप भी तो कितना बदल गई हैं। खैर, इंडियन लेडीज में शादी के बाद ये बदलाव तो आता ही है। अंकित का मंतव्य समझ ऋतु झेप गई थी। अपनी थुलथुल होती काया पर उसे इससे ज्यादा शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बरबस ही उसे ख्याल आ गया कितनी कमनीय और सुडौल काया थी उसकी। सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भरती थीं, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं होने दिया था। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, न कि रूप को देखकर। इसीलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेन जीजाजी और उसका ये भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सांवले रंग और छोटे कद का मजाक बनाने लगे तो ऋतु से सहन नहीं हुआ था और वह उन्हें टोक बैठी थी। कोई आप लोगों को मोटा और चश्मिश कहे तो आपको कैसा लगेगा। ये भी पढ़ें, क्या शादी के बाद जरूरी होता है हनीमून? ऋतु के तेवर देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया था। ऋतु को भी अफसोस हुआ था कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
वेटर दोनों के ऑर्डर रख गया था। अंकित ने जूस मंगाया था। सामने रखे समोसे जिन्हें देखकर ऋतु के मुंह में कुछ देर पूर्व पानी आ गया था, अब उसे मुंह चिढ़ाते प्रतीत हो रहे थे। उस दिन उसने दोनों भाइयों को संतुलित देहयष्टि पर कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देखिए, रूप रंग सब भगवान देता है, इसलिए उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। हमारे हाथ में है अपनी काया को स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक बनाना। अपने गुणों को इतना उभारना कि ये कमजोरियां उसमें छुप जाएं। आपके समोसे ठंडे हो रहे हैं, अंकित ने चेताया तो पुरानी बातें याद कर ऋतु के चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी के बादल मंडराने लगे। अंकित ने शायद उसकी मनस्थिति भांप ली थी। अरे, आप शर्मिंदा मत होइए, मैं तो बल्कि पुरानी उन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ये बदला हुआ रूप रंग आपकी उसी समझाइश की बदौलत ही तो है। मैंने वर्कआउट और संयमित खानपान से ये संतुलित देहयष्टि हासिल की है। मुझे मिस्टर राजस्थान का खिताब भी मिल चुका है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। अब आगे की क्या योजना है? ऋतु ने एक समोसा खत्म कर दूसरा अंकित के आगे बढ़ा दिया। नहीं, ये सब अभी बंद कर रखा है। मैं दरअसल यहाँ महानगरी में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। ईश्वर करे तुम्हें खूब कामयाबी हासिल हो। नरेन जीजू कैसे हैं? वे तो अब भी वैसे ही हैं। आपकी समझाइश उन्होंने उसी वक्त एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी थी। खैर, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे पापा मम्मी तो नहीं चाहते थे कि मैं इन सब मॉडलिंग आदि के पचेड़ों में पड़ूं। हमारा अपना खानदानी व्यवसाय है, वे चाहते हैं मैं उसे संभालूं, पर मैं सोचता हूँ इधर भी भाग्य आजमा लूं। पाँव नहीं जमा पाया तो वह सब तो करना ही है। वह भी ठीक है। ऋतु का मोबाइल बजने लगा था। ओह बेबी उठ गई है, मुझे निकलना होगा। ऋतु उठकर सामान आदि समेटने लगी थी। काश अब तो रिक्शा मिल जाए। मेरे पास गाड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ। अंकित ने आगे बढ़कर उसका सामान उठा लिया तो ऋतु मना नहीं कर पाए और मुस्कुराती हुई उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर ऋतु ने अंकित को धन्यवाद दिया और कॉफी के लिए आग्रह किया। आज तो नहीं, पर एक दिन आऊंगा जरूर, अब तो घर भी देख लिया है। कॉफी उधार रहेगी। अंकित लौट गया था, पर ऋतु के दिल की सोई तार छेड़ गया था। अब दिन में फ्री होने पर वह अक्सर पुराने एल्बम लेकर बैठ जाती। अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर आहें भरती रहती। इससे भी मन नहीं भरता तो संदूक खोलकर पुराने ड्रेसेस टटोलने लगती, जिनमें समाकर कभी उसकी कमनीय काया खिल उठती थी। उसे याद आया, सहेलियां कहती थीं इस ड्रेस को पहनने से तेरी नहीं, इस ड्रेस की शोभा बढ़ गई है। कपड़े सहेज कर रखते ऋतु के चेहरे पर यह सब याद कर मायूसी पसर जाती थी, जिससे फिर वह चाहकर भी उबर नहीं पाती थी। आखिर एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुरानी देहयष्टि पाकर ही रहेगी। ऋतु की दिनचर्या में आया बदलाव गौर करने लायक था। सवेरे बेबी के उठने से पहले वह 2 घंटे जॉगिंग कराती। उसके बाद डाइटिशियन द्वारा बताया गया उबला या भाप में पकाया हुआ खाना खाती। शाम को फिर हल्का वर्कआउट। 4 दिन बीतते बीतते ऋतु का जोश ठंडा पड़ने लगा था। पूरे दिन बदनदर्द और कमजोरी के एहसास ने उसके चेहरे को निस्तेज कर डाला था। पति गौरव से ये सब नहीं देखा गया। ऋतु, तुम जैसी हो ठीक हो, मुझे तुम ऐसे भी पसंद हो। ये डाइटिंग वर्कआउट तुम्हारे बस की बात नहीं है। वजन तो कम होगा नहीं, व्यर्थ ही और बीमारियों को न्योता दे बैठोगी। लेकिन पति की समझाइश ने आग में घी का काम किया। ऋतु ने निश्चय कर लिया कि वह सबको गलत सिद्ध करके दिखाएगी। आखिर इंसान को कुछ तो अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। वह दोगुने जोश से अपने अभियान में जुट गई थी। 4-6 महीने बीतते बीतते परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा था। ऋतु दर्पण में खुद को निहारती और खुद पर ही मोहित हो उठती। लोगों की आंखों में अपने प्रति प्रशंसा के भाव उसे लुभाते। मन ही मन वह अंकित को धन्यवाद देती, जिसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। यदि अब अंकित उसे देखे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऋतु सोचती और मन ही मन उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर फूली नहीं समाती। उसकी इच्छा उस दिन सचमुच जीवंत हो उठी जब एक दिन अंकित ने आकर उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजा खोलते ही अंकित को देखकर उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई थी। अंकित ठिठक 2 कदम पीछे हट गया था और आंखें फाड़ फाड़ कर ऋतु को देख रहा था। उसकी विस्मय से चौड़ी होती आंखें देखकर ऋतु का हंस हंसकर ताली पीटने को मन कर रहा था। आप क्या कोई जादू जानती हैं? कभी शरीर में हवा भर लेती हैं, कभी निकाल देती हैं। ऋतु इस प्रतिक्रिया पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अंकित सामने सोफे पर बैठा उसे इस तरह हंसते देखकर मुस्कुराता रहा। यदि हंसी थम गई हो तो मेरे लिए कॉफी बना लाओ।
मैं तो अपना कॉफी पीने का वादा पूरा करने आ गया हूँ। बेबी सो रही थी, इसलिए गरम गरम कॉफी के घूंट भरते दोनों देर तक बतियाते रहे। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको निमंत्रण देता चलूं। 2 दिन बाद मेरा शो है। मैं चाहता हूँ आप मुझे रैंप पर वॉक करता हुआ देखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ सिने मैगजीन्स में पढ़ा था तुम्हारे बारे में, कुछ एड वेड भी किए हैं। हाँ, 2-4 छोटे मोटे। ऋतु गौर कर रही थी। अंकित के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो इच्छित वस्तु पा लेने पर इंसान के चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारे माँ पिताजी घर जाना हुआ या नहीं? वे खुश हैं। हाँ, सभी मेरी कामयाबी से बहुत खुश हैं, या शायद ये सोचकर खुश हैं कि मैं खुश हूँ। 2 बार घर भी हो आया हूँ, सभी के लिए तोहफे लेकर गया था। माँ कहती है मेरी वजह से उनकी आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ गई है। ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। मेरा छोटा भाई और कुछ और भी चचेरे ममेरे भाई बहन इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं, जिन्हें ऋतु स्पष्टतः देख सकती थी। तुम क्या चाहते हो? मैं उनकी आंखों में वही उत्सुकता, वही सपने देखता हूँ जो कभी मेरी आंखों में थे। पर यह सब देखकर मुझे खुशी नहीं होती, वरन एक अनजाना सा भय घेरने लगता है। भय? कैसा भय? ऋतु हैरत में थी। इस मायानगरी की चकाचौंध आकर्षित तो करती है, पर पास आने पर पता चलता है सब मृगमरीचिका है। ग्लैमर की यह नगरी अंदर से खोखली और अस्थिर है। यदि मैं अपने भाई बहनों को ये सब बताऊंगा तो शायद वे मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, समझेंगे मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता ने शायद अपने अनुभव के आधार पर मुझे पहले ही चेता दिया था, तब मैंने उनकी सलाह अनसुनी कर दी थी। पर हकीकत यह है कि आज मैं उनके पास लौटना चाहता हूँ, अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ना चाहता हूँ। वहाँ मेहनत है तो साथ में सम्मान, प्यार और निश्चित आय भी है। यहाँ सिर्फ मेहनत है और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मैं असमंजस में हूँ कि क्या मुंह लेकर लौटूं और किस मुंह से अपने भाई बहनों को यहाँ न आने की सीख दूं। तुम कुछ ज्यादा ही उद्विग्न हो रहे हो, जबकि समस्या इतनी गंभीर नहीं है। मेरा कहा मानो तो जो कुछ तुमने सीखा, देखा और भोगा है वही सब कुछ अपने परिचितों को बता दो। अब यह उनकी इच्छा है कि वे क्या कदम उठाते हैं। कई बार हम अनजाने ही किसी के आदर्श बन जाते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी आदर्श बन गई थी। तुम अपने भाई बहनों के आदर्श बन गए हो। तुम मेरे रास्ते पर चलते हुए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मिस्टर राजस्थान बने, फिर मॉडल बने, और मैं अपने ही दिखाए रास्ते से भटक गई। फिर तुम्हें देखा तो अपना आदर्श याद आया, फिर सही राह पर चलने लगी। लेकिन तुम्हारे भाई यानी जीजू ने सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। वे आज भी वही हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। कहने का सार यह है कि आप किसी के आगे बढ़ने न बढ़ने का हेतु यानी कि एक सहायक कारण हो सकते हैं, पर एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं। अपनी हर प्रगति अवनति के लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा नहीं। मुझे डर है जिस तरह मैंने अपने माता पिता की नहीं सुनी, उसी तरह वे भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं। देखो अंकित, दुनिया में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कुछ दूसरों को लड़खड़ाते देखकर खुद संभल कर चलने लग जाते हैं, तो कुछ रास्ता ही बदल लेते हैं। कुछ खुद के लड़खड़ा कर गिरने का इंतजार करते हैं, फिर संभलते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ देखते सुनते हुए भी अंधे बहरे बने रहते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बिना कोई अपराधबोध पाले तुम अपना पक्ष दुनिया के सामने रख दो। अब कौन क्या निर्णय लेता है इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, तुम नहीं। जहाँ तक माता पिता के पास किस मुंह से लौटने की बात है, तो इंसान को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दुनिया में एक माता पिता ही तो ऐसे हैं जिनके पास लौटने में इंसान को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ होता है। यदि हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हुए उनके पैरों में झुकेंगे, तो उनके घुटनों तक ही झुक पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनके भावातिरेक से कांपते हाथ हमारे कंधे थाम लेंगे। अपनी बात समाप्त कर ऋतु ने नजरें उठाईं, तो पाया अंकित का चेहरा आंसुओं से तर था, पर चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। शायद उसे अपनी राह मिल गई थी। संगीता माथुर।